हेलो बच्चों, मैं हूं आपका गोलू सर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं बोर्ड प्रश्न पत्र 2020 के सेट ए के 4 अंक वाले प्रश्नों का हल। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न का हल, जिसमें लिखा हुआ है भाग 2। मतलब हम कल एक वीडियो बनाए थे जिसमें 4 अंक वाले दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया था। तो आप पिछले वाले वीडियो में जाकर आप जरूर देखिएगा। आज हम इसी को आगे बढ़ा रहे हैं और 4 अंक वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। कल हमने 11 और 12 को पढ़ लिए थे, आज हम 13 और 14 को पढ़ेंगे, वो भी अथवा से। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, जिसमें बोला गया है सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय, जिसमें आपको सिद्ध करना है क्वेश्चन नंबर 13। समकोण त्रिभुज में सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा प्रश्न है, इसी को हमको करना है सिद्ध। तो देखिए, समकोण त्रिभुज बोला गया तो पहला काम आप ये करिए कि एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। अब हम हल करना शुरू कर रहे हैं। तो पहला काम हमारा रहेगा, जो हमको कथन दिया उसके हिसाब से बनाना है चित्र। तो चलिए पहले हम बना देते हैं एक समकोण त्रिभुज। ये हमने बना दिया एक समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में हमने कोण बी को दे दिया 90 अंश। ये हो गया हमारा 80 और ये हो गया हमारे पास कोण ए। अब देखिए इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको पहले तो आप लिखिए क्या दिया है। तो दिया है समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी का मान मिला है 90 अंश, और इसमें हमको करना है सिद्ध। सिद्धे में क्या करना है उसको देखिएगा। सिद्धे में हमको कर्ण का वर्ग, समकोण के सामने की जो भुजा बनता है वो क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। तो कर्ण का वर्ग मतलब एसी का वर्ग, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग। अन्य दो भुजा मिला है एबी और एक भुजा अन्य मिला है बीसी। इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास एबी का वर्ग और बीसी के वर्ग के योग के बराबर। ये हमको करना है सिद्ध, और इसको सिद्ध करने के लिए हम करेंगे रचना। रचना क्या करते हैं उसको देखिएगा। हम रचना करते हैं जो समकोण वाली भुजा मिला है वहां से सामने वाले जो कर्ण मिला है उस पर डालेंगे लंब। देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, बी से हमने सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया बीडी, लंब डाले किस पर, एसी पर। रचना हमने क्या किया, बीडी लंब डाले किस पर, एसी पर, खींचा। ये एक्चुअली में कौन है आपको याद आ रहा है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय जिसको हम उदाहरण में भी कहते हैं। तो इसको आप क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं। ये कहाँ से आया है, इसको आप अभी सिद्ध करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने रचना किया उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस कहता है उत्पत्ति। क्या कहता है, उत्पत्ति। तो चलिए देखते हैं उत्पत्ति क्या होता है। उत्पत्ति में आपको क्या करना है, दो काम करना है। एक, आपको जो लंब डाले उसके दोनों ओर त्रिभुज मिला है उसको आप पहले बाहर निकाल लीजिएगा। इस त्रिभुज को बाहर निकाल लीजिएगा और इस त्रिभुज को बाहर निकाल लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने लंब डाला है, ध्यान से समझिएगा, एकदम इजी आपको समझ में आने वाला है। यहाँ पर हमने डाला है लंब। अब लंब डाला है मतलब सिंपल सी बात है, ए बी होगा समकोण त्रिभुज, और ए बी क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। तो आप सीधा सीधा बना दीजिए समकोण त्रिभुज। ए लीजिए, आपने दो समकोण त्रिभुज बना दिया, क्योंकि आपको पता है कि इस पर लंब डला हुआ है, ए बी समकोण है, ए बी समकोण है। अब मेन बात जो आता है वो है नामकरण का। तो नामकरण को करना अच्छे से सीखते हैं। देखिए यहाँ पर 90 अंश है, यहाँ पर 90 अंश। तो सिंपल सी बात, डी पर लंब डला है ना, तो ये भी 90 अंश होगा। तो यहाँ पर भी डी पर भी क्या हो जाएगा, 90 अंश। दोनों में डी पर हो गया 90 अंश। अब बड़े त्रिभुज में ए कहाँ पर है, ऊपर। तो इस छोटे त्रिभुज में मैं इस वाले त्रिभुज को यहाँ दिखा रहा हूँ, इस वाले को देखिएगा ध्यान है ना, यहाँ से वाला यहाँ से। तो बड़े वाले त्रिभुज में ऊपर में ए है, तो छोटे वाले का भी ऊपर में क्या लिख दिए, ए और डी को लिखने के बाद कौन बचा, बी। तो ये यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, बी। अब वैसे ही छोटे त्रिभुज में सी कहाँ पर है, नीचे में, सॉरी बड़े त्रिभुज में सी कहाँ पर है, नीचे में। तो इसके छोटे त्रिभुज के इस वाले कोण को हम क्या दर्शा देंगे, सी। ध्यान समझिएगा,
बड़े त्रिभुज में कोण सी है नीचे, तो छोटे त्रिभुज जो हमने इसको निकाला है उसके भी नीचे में हमने क्या लिख दिया सी। अब सी डी को लिखने के बाद कौन बचा बी, इधर हमने लिख दिया क्या बी। तो इस त्रिभुज को मैंने इस तरीके से निकाल दिया, इस त्रिभुज को इस तरीके से। याद रखिएगा नामकरण यदि आप अलग अलग करेंगे तो आगे को मैं फार्मूला बताने वाला हूँ उसको आप यूज नहीं कर पाओगे, तो नामकरण करने का तरीका अच्छे से समझ जाएंगे। बड़े त्रिभुज में कोण ए ऊपर है तो छोटे त्रिभुज में भी कोण ए को ऊपर में दर्शाएंगे। डी पर तो 90 होगा ही होगा, ए डी को लिखने के बाद क्या हो जाएगा बी। फिर से इधर नीचे देखते हैं बड़े त्रिभुज में सी, कोण सी जो है नीचे में है तो हमने यहाँ पर कोण सी को नीचे में दर्शा दिया। डी पर तो 90 होना ही है, डी और सी को लिखने के बाद क्या बचा हमारे पास बी, बी को हमने लिख दिया ऊपर। इस तरीके से आप इसका नामकरण करेंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब उत्पत्ति में क्या होगा, बड़ा त्रिभुज और छोटे त्रिभुज को लेके चलेंगे, बड़ा को और छोटे को, इन दोनों को क्या क्या नाम है ए बी सी और ए डी बी। त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी या सॉरी ए डी बी में, ए डी बी में ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज। पहले इन दोनों को लेके चल रहा हूँ, उसके बाद फिर इसको लेके चलना ही पड़ेगा। तो इन दोनों को हमको करना है समरूप, और समरूप सिद्ध करने के लिए दो कोणों को करना होता है बराबर। तो देखिए इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण बी पर 90 बन रहा है और छोटे वाले त्रिभुज में भी कोण बी पर 90 बन रहा है, मतलब कोण बी के बराबर हो जाएगा कोण डी। चलिए कोण बी बराबर कोण डी, यहाँ से एक कोण बराबर हो गया। अब इसमें का कोण ए और इसमें भी कोण ए, यही तो वो वाला कोण है जिसको हमने दर्शाया था ना, तो ए के बराबर में हो जाएगा कोण ए। इसको इसमें लिखेंगे प्रत्येक कितना अंश बना रहा है 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश बना रहा है। अब इसमें हम लिखेंगे कोण ए बराबर में कोण ए और इसको हम कहेंगे उभयनिष्ठ, जो दोनों में उपस्थित होता है इसको हम क्या कहते हैं उभयनिष्ठ। अब देखिए इसमें दो कोण जैसे ही बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज हो जाता है समरूप। क्या हो जाता है समरूप, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डी बी। नियम यहाँ पर क्या लगा है, दो कोण को हमने बराबर किया था ना, तो यहाँ पर आप लिखिए कोण कोण समरूपता से, क्या लिखिए कोण कोण समरूपता से। अब देखिए हमने दो कोण बराबर करने के बाद यहाँ पर जो मैं बोला हूँ फार्मूला लगेगा उसको देखिएगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं हो जाएगा समानुपाती क्या अनुपाती। तो इन दोनों की कौन कौन सी भुजाओं को लेना पड़ेगा उसको देखिए। तो इसमें आप जो मैं फार्मूला बोल रहा हूँ उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन दोनों में आप लेंगे लंब बटा लंब बराबर में कर्ण बटा कर्ण। ये फार्मूला आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा और आप ये नामकरण ढंग से करेंगे तभी ये फार्मूला आप यूज कर पाओगे। तो इन दोनों त्रिभुजों में आप किस तरीके से भुजाओं को लेंगे, लंब बटा लंब कर्ण बटा कर्ण। तो चलिए देखते हैं इस त्रिभुज के लंब क्या है ए बी। देखिए हमने ले लिया ए बी बटा में लंब, तो छोटे वाले त्रिभुज का लंब क्या है देखिए ए डी, तो ये हमने लिख दिया बटा में ए डी बराबर कर्ण बटा कर्ण। तो इस त्रिभुज का कर्ण क्या है ए सी और इसका कर्ण क्या है ए बी, तो इसमें हमने लिख दिया ए सी के बटा में ए बी। अब बस हमको करना है त्रिय गुणा, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, क्या हो जाएगा ए सी गुणा ए डी करेंगे तो ए सी इंटू ए डी हो गया बराबर में ए बी गुणा ए बी करेंगे तो हो जाएगा ए बी का वर्ग। और ये जो मिला इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। देखिए ए बी का वर्ग मिल गया, जो सिद्ध कर रहा है उससे कुछ तो भाग मिल गया हमको। अब हमको सेम प्रोसेस करना है अगले छोटे और बड़े त्रिभुज में। तो अब हम लेंगे बड़ा त्रिभुज और ये वाला छोटा, अभी इसको इसको लेते हैं ना, अब हम किस करेंगे इसको और इसको, मतलब ए बी सी और बी डी सी। तो चलिए अब हम लेते हैं त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज बी डी सी में। अब इसमें हमको फिर से दो कोण बराबर करना है, तो अब आपको तो दिखाई दे रहा होगा, इसमें का कोण बी, इसमें का कोण डी, इसमें का कोण सी और इसमें का भी कोण सी। तो चलिए कोण बी बराबर कोण डी, प्रत्येक कितना अंश है 90 अंश, प्रत्येक 90 अंश है, और कोण सी के बराबर में कोण सी। इसको हम क्या कहते थे, इसको हमने बोला था उभयनिष्ठ, जो दोनों में उपस्थित होता है इसको हम क्या कहते हैं उभयनिष्ठ कहते हैं। तो देखिए अब दो कोण इसमें भी बराबर हो गया, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज बी डी सी। इसमें भी हमने कौन सा प्रमेय लगाया, कोण कोण समरूपता। अब यहाँ पर समरूप सिद्ध करने के बाद हमने लंब बटा लंब कर्ण बटा कर्ण लगाए थे ना, इसमें हमको क्या लगाना है आधार बटा आधार और बराबर में कर्ण बटा कर्ण। देखिएगा इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, आधार बटा आधार बराबर में कर्ण बटा कर्ण। इसमें क्या लगाए थे लंब बटा लंब बराबर में कर्ण बटा कर्ण। एक बात आप याद रखिएगा, ये फार्मूला और ऐसे नामकरण करने का तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, तो आप
इसको अच्छे से समझ जाइए और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव जो भी 10वीं में होंगे उन सबको बताइए कि इस तरीके से बनाने से क्वेश्चन एकदम इजी हल होता है। तो देखिए कैसे हम इसको बीमार रखते हैं। आधार बटा आधार, देखिए आधार BC के बटा में आधार BC, तो BC के बटा में हो जाएगा DC और कर्ण बटा कर्ण मतलब AC के बटा में आ जाएगा BC। देखिए AC के बटा में क्या आ जाएगा BC। अब इसको जैसे हमने तीर गुना किया था, इसको भी हम कर देंगे तीर गुना। तो चलिए तीर गुना करते हैं। इसको गुना इसको गुना होगा तो AC गुना BC करेंगे, तो AC इंटू BC बराबर में, अब उसमें हम क्या गुना करेंगे BC गुना BC, तो BC गुना BC हो जाएगा BC का वर्ग। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब जैसे ही हमको समीकरण नंबर 1 और 2 मिला, हमको क्या करना पड़ेगा, 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि AB का वर्ग और BC का वर्ग आपस में क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है ना। तो आप क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर अगल बगल में लिख के दिखाया हूँ, आपको एग्जाम में ऊपर नीचे लिखना है ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो एक साथ ऐसे दिखे ना। आपको क्या करना है, ऊपर, उसके बाद इसके नीचे में ये, फिर अभी तो लिख रहा हूँ उसके नीचे में, ठीक है। अगल बगल में आप भी मत लिख दीजिएगा, है ना। तो चलिए समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो लेफ्ट में जुड़ेगा लेफ्ट और राइट में जुड़ेगा राइट। ये हमारा AC है। तो चलिए AC इंटू AD, लेफ्ट के साथ लेफ्ट को जोड़िए तो क्या हो जाएगा, प्लस में AC इंटू DC बराबर राइट में जोड़ेंगे हम राइट, तो इसका राइट क्या है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इसमें भी AC है, इसमें भी AC है, ये हो जाएगा AC का वर्ग और कोष्टक में बचेगा हमारे पास AB प्लस BC और बराबर में हमको मिला है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अब देखिए AD और DC चित्र में चलिए, AD DC यहाँ से यहाँ तक क्या दे रहा है हमको, सीधा सीधा हमको दिया जा रहा है AC। तो पहले सॉरी ये वर्ग दिया है ना, AC और AC को हमने कॉमन निकाला है, तो AC बचा हमारे पास AC और AD और DC मिला के ये हमारे पास बचेगा पहले से AC और ये दोनों मिलाकर हमको फिर से क्या दिया AC, तो बराबर मिल जाएगा हमको AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। इसको तो हमने जो छाप दिया। अब AC इंटू AC क्या होगा, AC का वर्ग, क्या होगा AC का वर्ग और बराबर में हमको दिया हुआ है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखिए कितना इजी तरीके से दो फार्मूला लगा के आप हल कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन इस साल भी एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के अथवा में, जिसमें हमको मिला है एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वृत्त है, ये हमको 13 के अथवा के रूप में मिला है। वृत्त की त्रिज्या की लंबाई हमको दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर और उसमें दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाओं के बीच की दूरी दिया है 24 सेंटीमीटर और दोनों जीवाओं की लंबाई है आपस में बराबर। समझिएगा, यदि जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर है मतलब केंद्र से दूरी क्या हो जाएगा, बराबर, केंद्र से दूरी क्या हो जाएगा, बराबर। तो चलिए हम बनाते हैं 13 का अथवा। मैं सीधा सीधा प्रश्न के आधार पर चित्र बना रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसा होगा। ये हमको मिला है एक वृत्त और वृत्त की त्रिज्या, मान लो मैं कहता हूँ यह वृत्त का केंद्र जिसको हमने नाम दे दिया O, और वृत्त में दो जीवाएं हैं, इसको भी ध्यान दीजिएगा। दो जीवाएं हैं, दोनों जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर है और दोनों जीवाएं समांतर है। मान लो एक जीवा AB हमने माना और दूसरा जीवा हमने CD माना, दोनों जीवाएं आपस में बराबर है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, जब दोनों जीवाओं की लंबाई आपस में बराबर है तो इसकी दूरी, केंद्र से दूरी मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, केंद्र से इसकी दूरी भी आपस में बराबर होगा। मान लो इसको मैं नाम देता हूँ M और इसको नाम देता हूँ मान लो N, तो OM और ON भी आपस में क्या होगा, बराबर, क्योंकि बराबर जीवाओं के केंद्र से दूरी आपस में बराबर होता है। और इन दोनों के बीच की दूरी मतलब सीधा सीधा बात M से N तक की दूरी हमको मिला है 24 सेंटीमीटर और इसमें की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब हम O से A मिला दिए या तो O से किसको मिला दिए, C को। तो ये जो त्रिज्या मिला है, ये दोनों त्रिज्याओं का मान हमको मिला हुआ है 20 सेंटीमीटर, त्रिज्या मिल गया कितना, 20 सेंटीमीटर। अब हमको क्या क्या दिया हुआ है चित्र के हिसाब से आप उसको दर्शा दीजिए। तो हमको दिया है, देखिए चित्र में क्या क्या दिया है, त्रिज्या OA बराबर OC,
ओ ए बराबर ओ सी बराबर मिला है 20 सेंटीमीटर। बहुत इजी तरीके से आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से समझिएगा। इजी, आप एकदम चुटकी में इसका आंसर निकालने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोनों जीवों के बीच की दूरी, हमको दोनों जीवा क्या दिया है, ए बी दिया है और सी डी दिया है। आप क्या लिख सकते हो, जीवा की लंबाई ए बी बराबर सी डी बराबर हमको करना है ज्ञात, और दोनों जीवों के बीच की दूरी मतलब ए में बराबर हमको मिला हुआ है। अब एक बात आप देखिएगा, चूंकि आपको दोनों जीवाओं को बराबर दे दिए गए हैं, तो आपको यही समझ आना है कि ओ एम बराबर ओ एन होगा। तो ओ एम के बराबर में क्या होगा, ओ एन होगा। और यहाँ पर इधर लिखिए, चूंकि बराबर जीवाओं के बीच की दूरी, केंद्र से दूरी बराबर जीवाओं का केंद्र से दूरी बराबर होता है। बस ये आपको रीजन बताना है भाई, बराबर होता है। एक लीजिए, आपने बता दिया रीजन कि दोनों आपस में बराबर क्यों है। अब देखिए एम एन बराबर हमको मिला है, एम एन बराबर टोटल हमको मिला हुआ है 24 सेंटीमीटर, और एम एन किससे मिलकर बना है, ओ एम और ओ एन से। तो इसको हम लिख सकते हैं ओ एम प्लस ओ एन, और बराबर तो हो जाएगा 24। अब हमको पता है कि ये दोनों तो आपस में बराबर है ना, ओ एम और एन। तो क्या करिएगा, ओ एम की जगह रख दीजिएगा ओ एन। तो ओ एन की जगह जब हम ओ एन रखेंगे तो प्लस में पहले से मिला हुआ हमको एन बराबर मिल जाएगा 24। अब देखिए ओ एन और ओ एन मिला के 2ON बराबर में मिल जाएगा हमको 24। और यहाँ से हम जब ओ एन का मान निकालेंगे तो ओ एन बराबर किसका मान निकाल रहे हैं ना, ओ एन का जब मान निकालेंगे तो 2 गुना से क्या रहेगा भाग, तो 24 के बटा में हो जाएगा 2। ये हमारे पास गुना से 2 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है। तो 24 के बटा में 2, 24 का कितना होता है 12 सेंटीमीटर। कितना होगा 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने लिख दिया किसका मान, ओ एन का मान। अब आप इंटर करेंगे इसके रूप में, क्या नाम है इसका, ओ एन सी में। चलिए त्रिभुज में इंटर करते हैं, त्रिभुज ओ एन सी में हमको समझ में आ रहा है कि ये तो है समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगता है, पाइथागोरस प्रमेय। तो ये हो जाएगा इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाने से। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण मतलब ओ सी का वर्ग, लंब का वर्ग मतलब ओ एन का वर्ग, धन आधार का वर्ग मतलब सी एन का वर्ग। अभी इस तरीके से बस हमको रखना है मान। तो ओ सी का मान हमको मिला है, यहाँ से देखिए ओ सी का मान 20, ये हो जाएगा 20 का वर्ग। ओ एन का मान हमको दिया है क्या, देखिए हमने निकाला है कितना 12, तो ये हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस में सी एन, ये हमको नहीं दिया हुआ है तो हम सी एन को सी एन रखेंगे। अब देखिए 20 का वर्ग होता है 400 बराबर 12 का वर्ग होता है 144, प्लस हो जाएगा सी एन का वर्ग। तो 400 ऋण 144 प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, तो 100 हो जाएगा 44 बराबर में सी एन का वर्ग। अब ध्यान से हम इसको घटाते हैं, 0 में 4 घटा तो हो जाएगा, घटेगा तो नहीं, तो ये हो जाएगा 10, 10 में 4 घटा तो हो जाएगा 6, ये होगा कितना हमारे पास 9, तो 9 में से घट गया 4 तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, ये हो जाएगा 3, 3 में से 1 घटा तो हो जाएगा 2, और ये वर्ग जो है इधर आके मिल जाएगा क्या, करनी। तो इस तरीके से हमको सी एन का मान क्या मिल जाएगा, करनी के अंदर 256, तो सी एन का मान क्या मिला, करनी 256 का मान होता है। बताइए कितना होता है करनी 256 का मान, वो होता है 16। कितना होता है 16, तो सी एन का मान 16 मिल गया। ये तो हमारा आंसर नहीं है, हमको सी एन से क्या प्राप्त करना है, सी डी। चूंकि सी एन यहाँ पर ओ एन इस पर डाला गया है लंब, केंद्र से हमने 0 पर क्या डाला है लंब, तो सी एन जो है सी डी का आधा हो गया, या सी डी जो है सी एन का 2 गुना। तो हमको तो सी डी प्राप्त करना है ना, तो यही से प्राप्त कर लेंगे सी डी। तो सी डी बराबर हो जाएगा 2 गुना सी एन, और 2 गुना सी एन मतलब 2 गुना 16, और 2 गुना 16 मतलब 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। तो सी डी का मान जब 32 सेंटीमीटर है तो ए बी का मान भी क्या हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जीवों की लंबाई आपस में कितना प्राप्त होगा आपको 32 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जिसमें हमको मिला है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 6 शून्य से होकर जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। ये कौन से अध्याय का क्वेश्चन है, इसको आप बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अब हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 13 का और उसका अथवा क्वेश्चन हमने हल कर दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमको दिया हुआ है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसमें हमको सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। सरल रेखा का समीकरण ये हमको करना है ज्ञात। अब आगे हमको क्या दिया है, जिसकी प्रवणता, प्रवणता मतलब होता है ढाल, जिसको हम दर्शाते हैं एम से। ये हमको दिया हुआ है 7/3। क्या दिया हुआ है, 7/3 तथा रेखा बिंदु 6 शून्य से होकर गुजरती है। एक बिंदु हमको दिया हुआ है, बिंदु हमको दिया हुआ है 6 और 0। इतना चीज हमको दिया है तो हमको प्राप्त करना है क्या, रेखा का समीकरण। तो याद रखिए, जब कोई रेखा किसी बिंदु से गुजर रहा है और उसमें दिया हुआ है प्रवणता या ढाल, तो सिंपल सी बात होगी, केवल एक ही बिंदु से तो होकर गुजरेगा नहीं, वो 2 या 2 से अधिक बिंदु से होकर गुजरेगा। तो यहाँ पर आपको एक बिंदु को दे दिया गया 6 शून्य, आप एक और बिंदु मान लेंगे, माना अन्य बिंदु, एक बिंदु हमको दिया हुआ है, अन्य बिंदु हम मान लेंगे क्या, x और y। क्या मान लिए, x y। अब ये समझिए, ये आपको पहला बिंदु दिया हुआ है और ये आपको दूसरा बिंदु दिया हुआ है, और 2 बिंदु मिल गया, मतलब हमको मिल जाएगा उस वहां से x1 y1 x2 y2 का मान। क्या मिलेगा, यहाँ से प्राप्त करेंगे x1 y1, यहाँ से प्राप्त करेंगे x2 y2। तो x1 का मान मिला हमको 6, y1 का मान मिला हमको 0, 6 और 0। x2 का मान हमको मिल जाएगा x और y2 का मान हमको मिल जाएगा y, x2 y2। अब हमको फार्मूला लगाना है, या मान दिया हुआ है किसका, प्रवणता का। प्रवणता का मान दिया हुआ है हमको 7/3 और प्रवणता का हम लगा देंगे यहाँ पर फार्मूला। प्रवणता का सूत्र क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 बराबर में 7/3 मिल जाएगा हमको 3। अब बस हमको मान रखना है। तो चलिए y2 का मान देखते हैं, y2 - y1 मतलब ये हो जाएगा y ऋण 0 बटा x - x1 मतलब x ऋण 6, x ऋण 6 बराबर में हो जाएगा 7/3। अब यहाँ पर हम करेंगे तिरक गुणा, इसका गुणा इन दोनों के साथ कर दीजिए और इसका गुणा इन दोनों के साथ कर दीजिए। तो चलिए तिरक गुणा करते हैं। तो तिरक गुणा क्या हो जाएगा, 7 गुणा x करेंगे तो 7x ऋण 7 गुणा 6 करेंगे तो 7 6 के 42 बराबर 3 गुणा y करेंगे तो 3y ऋण 3 शून्य में 0। तो ये मिल जाएगा हमको 3y ऋण 0। अब देखिए 3y प्लस है, इसको हम कर देंगे पक्षांतरण, तो ये प्लस इधर आपको मिल जाएगा माइनस। तो 7x ऋण 3y और पहले से ऋण मिला हुआ है 42 और बराबर में ऋण 0 को आप सिर्फ 0 लिख सकते हो। तो ये जो मिला यही रहेगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा, जिसमें बोला गया है एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया, 5 दिन में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों की संख्या सारणी में दर्शाया गया है। मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ सारणी से, जिसमें हमको दिया गया है दिन और बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, फिर हम दोनों में बनाएंगे एक आलेख। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा। बताइएगा कि ये क्वेश्चन कौन से अध्याय का है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि आपका मैसेज या आपका एक एक रिप्लाई मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। यदि आप मुझे सजेस्ट करते हो या बताते हो तो उस पर मैं जरूर अमल करूँगा, उसको मैं जरूर ध्यान दूंगा। तो चलिए हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, जिसके लिए हमको सारणी दिया हुआ है। मैं आपको स्केल वगैरह से नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा हिंट करूंगा कि इसको इस तरीके से आपको सारणी कैसे आलेख बनाया जाता है। तो ये मिल जाएगा हमको 14 का अथवा। 14 का अथवा हमको दिया हुआ है, ये मिला हमको दिन और नीचे में मिला है बचे हुए पेट्रोल की मात्रा, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में खींचना है आलेख। तो ये हमको मिला संख्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और ये मिला हमको 5। सारणी ध्यान से देखिएगा, आपको एकदम सरल तरीके से बनाना सिखाता हूँ मैं। यहाँ पर मिला है 4 3 2 1 0, 4 3 2 1 0। इन दोनों के बीच में हमको खींचना है क्या, आलेख। अब देखिए आपको दोनों जो मान मिला हुआ है, दोनों मान किस मिला हुआ है, प्लस में x, इसको आप x अक्ष में रखिएगा, इसको आप y अक्ष में रखिएगा। देखिएगा कैसे हम बना रहे इसको, है ना। तो ये हमने खींच दिया y अक्ष और ये हमने खींच दिया x अक्ष।
ये हो गया हमारा x प्लस अक्ष, ये y प्लस अक्ष। क्योंकि दोनों प्लस प्लस है तो हमको माइनस वाले की आवश्यकता नहीं है, तो आपको आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और दोनों अक्ष जहाँ पर मिलता है वो हो गया 0। अब ये हो जाएगा आपके पास एक सेंटीमीटर की दूरी पर आप इसको खींचेगा, 1 2 3 4 5 और एक एक्स्ट्रा ले लीजिएगा 6। यदि 5 दिया तो 6 तक बढ़ा दीजिएगा, 5 दिया है तो 6 तक, 4 दिया तो 5 तक, मतलब एक एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिएगा। अब ये जो हमने माना x अक्ष, उसको हमने माना है दिन। क्या माना है? दिन। और सबसे पहली बात आप इसमें बनाएंगे, सबसे पहला काम करेंगे पैमाना खींचना। तो पैमाना में क्या किए? x अक्ष में एक बड़ा खाना, x अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर हमने माना है एक दिन। एक बड़े खाना को हमने क्या माना है? एक दिन माना है। अब हम आ जाते हैं y अक्ष में एक बड़ा खाना, इसको हम क्या मान रहे हैं देखिएगा। इधर को हम मान रहे हैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पर टिक करेगा बिंदुओं को 1 2 3 4 5 और ये हो गया हमारे पास 6। आप चाहो तो 5 तो बस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको सबसे बड़ी संख्या क्या मिला हुआ है? 4। अब देखते हैं ये क्या है? y अक्ष को हमने क्या माना? बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। तो इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। ये लीजिए, बचे हुए पेट्रोल की जब मात्रा हमने लिखा तो इस यहाँ पर आप लिखेंगे एक बड़े खंड को क्या मान रहे हैं? 1 लीटर। एक बड़े खंड को क्या मान रहे हैं? 1 लीटर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1 लीटर पेट्रोल। ये लीजिए, हमने लिख दिया 1 लीटर पेट्रोल। अब देखिए आपको क्या कर रहा है? एक अंक यहाँ उठा लेना है। अब ध्यान से समझिएगा क्या कर रहे हैं ना। एक अक्ष में हमने क्या लिया? 1। तो एक अक्ष में जो 1 लिए उसके नीचे में कौन आया है? 4। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पर 1 तो y अक्ष पर हम लिखेंगे 4। यहाँ पर इन्होंने देखिए ये मिल गया आपको यहाँ पर बिंदु, इसको हम लिखेंगे 1 और 4। 4 और 1 मत लिखिएगा, क्योंकि x अक्ष शुरू में रहता है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 4। एक दिन के लिए कितना लीटर पेट्रोल बचा हुआ है? 4। तुरंत पेट्रोल भरवा के आया, एक दिन चला, कितना लीटर पेट्रोल भरा? बचा 4। दूसरा दिन चला, फिर कितना लीटर पेट्रोल बचा? 3। तीसरा दिन चला तो कितना लीटर पेट्रोल बचा? 2। अब हम आते हैं दूसरे दिन। दूसरा दिन चला, चलने के बाद कितना लीटर पेट्रोल बचा? 3। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। ये देखिए, ये हो गया 2 और 3। अब अगला तीसरा दिन कितना लीटर पेट्रोल बचा? 2। यहाँ से 3 और यहाँ से 2। ये लीजिए, ये 2 और ये 3, 2 और 3। अब क्या हुआ? चौथा दिन चला, कितना लीटर पेट्रोल बचा? 1 लीटर। ये 4 और यहाँ पर का 1, ये हो जाएगा हमारे पास 4 और 1। अब क्या हुआ? पांचवा दिन बचा, फिर उसका गाड़ी पूरा का पूरा पेट्रोल खत्म, मतलब कितना बचा? 0 लीटर। तो ये पांचवा दिन और 0 लीटर, तो इसको भी हमको दर्शाना है, पांचवा दिन और 0 लीटर। तो इस तरीके से जो हमको मिला, यहाँ पर से हमको क्या खींच देना है? एक लाइन या एक आलेख। ये देखिए, इन बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक आलेख खींच दीजिएगा इस तरीके से। फिर आप लिखिएगा अतः दिया गया आलेख दिन और बचे हुए पेट्रोल के बीच में खींचे गए हैं। इस तरीके से आप इस आलेख को आराम से बनाइएगा, क्योंकि ये पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन है। और देखिए इसमें ज़्यादा कुछ आपको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ा। इसमें 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर आप खींचेगा, इसको भी 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर खींचेगा। यदि आप इसको स्केल से बनाते हैं तो एकदम बहुत ही सुंदर दिखता है ये, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। इस तरीके से आपको मैंने 4 नंबर का क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट बता दिया। अब आपका ये काम है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, ताकि उनको भी बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्प हो सके। थैंक यू।